बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आपकी कभी किसी लाश से मुलाकात हुई है? मेरी हुई है। ये लाश ज़मीन के नीचे नहीं थी, ज़मीन के ऊपर थी। अच्छी खासी चलती फिरती, खूबसूरत, खुश शक्ल, खुश अदा, पर उसकी आंखें बुझी हुई थीं। उसके जिस्म में कोई ज़िंदगी की रमक नहीं थी। वो ज़िंदा थी, सांस लेती थी, पर ज़िंदा नहीं थी क्योंकि उसको सांस नहीं आता था। वो 2 से 3 साल उसको हो चुके थे ब्याह के घर गए हुए, और वो कोई और नहीं था, उसकी अपनी सगी फुफ्फो का बेटा था। वो भी अच्छा खासा हैंडसम, दिखने में भी अच्छा, बोलने में भी अच्छा। पर जब उस बच्ची से देखें, जब भी हम काउंसलिंग होती है तो ये नॉर्मली एक प्राइवेट सेशन होता है। अगर साथ वालदा आई हो, वालिद आया हो, बहन जब भाई आए हों, तो उनसे मैं ब्रीफिंग लेने के बाद तो उन्हें हमेशा ये ज़हमत देता हूँ कि वो वहाँ से चले जाएं, ताकि जिसने बात करनी है वो कर पाए। आम तौर पे हम सोचते हैं हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई हमसे खुल के बात कर लेते हैं, बल्कि ये जो बहुत सारे लोग जब कमेंट्स करते हैं तो वो सोचते हैं, बल्कि एक आदमी ने तो कहा भी कि सर अख्तर अब्बास के पास इतनी कहानियाँ कहाँ से आती हैं, ये झूठी कहानियाँ हैं। बेटा जी, आपकी ज़िंदगी में ये आई नहीं है, आप कभी ऐसे लोगों से मिले नहीं हो। मैं तो एवरेज रोज़ाना के 8 से 10 लोगों से मिलता हूँ, और ये कहानियाँ नहीं होती, ये चलती फिरती ज़िंदगियाँ होती हैं, दुखों से भरी हुई, रिजर्वेशन से भरी हुई, गिलों से, शिकवों से, समटाइम फ्रस्ट्रेटेड, समटाइम स्ट्रेस्ड, और समटाइम दूसरों को फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला करने वाली। ये सगे होते हैं, अपने बेटे, अपनी बेटियां, और आम तौर पे इनको ज़ख़म भी अपनों ही के हाथों लगे होते हैं। आप सोचिए, मैं कभी लाउड थिंकिंग के तौर पे चाहता हूँ आपसे बात करूँ और आप इस पर सोचें कि जिन बेटों और बेटियों की हम शादियाँ करते हैं और स्ट्रेस करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से, हमारी मर्ज़ी से होगी, वो कर लेते हैं। निकाह भी पढ़ते हैं, सूट भी पहनते हैं, मेकअप भी होता है, गाज़ा सभी लगाया जाता है, पर उसी शाम जब वो अपने पार्टनर के साथ बैठते हैं और जीते हैं, उसी शाम जब उनका पार्टनर उनके पास आता है तो वो हैरत ज़दा रह जाता है कि मैंने तो एक ज़िंदा लड़की से शादी की थी, ये तो एक लाश है। बर्फ़ की सिल कहते हैं उसको, कि जिसको आप छुएं, जिसको हाथ लगाएं तो भी उसमें कोई हरारत ना हो, उसकी ज़िंदगी की कोई रमक ना हो। मैं ऐसे कितनी ही बच्चियों से मिला और उनके दुख को महसूस करने की कोशिश की। उनका ख्याल था कि हम एक कुर्बानी का बकरा या बकरी थे, जो उसको ख़ानदान या माँ बाप ने अपनी इज़्ज़त, अना या पसंद की भींट चढ़ा दिया। तो जब भींट चढ़ गए तो फिर खुशी कहाँ से आए? ऐसी बच्चियाँ जब डिवोर्स के बाद वापस उस घर में आती हैं तो तब भी वालिदैन नहीं सीखते, फिर दोबारा जुल्म करते हैं। ये बरहक है कि उनकी शादी दोबारा करनी चाहिए, कुंवारी बेटियों से ज़्यादा जल्दी करनी चाहिए, लेकिन खातिन हज़रात तब तो सीख लेना चाहिए कि अगर ये बच्ची नहीं बच सकी तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि इसकी ज़िंदगी में जिसको ये पसंद करती थी या जिसके बारे में इसने सोचा हुआ था कि इसकी ज़िंदगी का वो लाइफ पार्टनर होगा, अब भी तो कहीं वो इंतज़ार कर रहा अगर है तो किसी और जगह ब्याहने की बजाय उस बच्ची को वहाँ क्यों ना ब्याह दिया जाए। यानी हम उसकी दोबारा कुर्बानी, एक ज़िंदा इंसान की फिर दोबारा कुर्बानी क्यों करना चाहते हैं? ये मसला सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं है, लड़कों के साथ भी बहुत है। ये आम तौर पे जो हमारा मतवसत तबका है, लोअर हो, मिडल हो या अपर, ये उन ख़ानदानों में जहाँ इज़्ज़त और ख़ानदान और जो माँ बाप है जिन्होंने बड़ी एफ़र्ट से अपना मुकाम और मर्तबा बनाया होता है, वो अपने इख्तियार को मनवाने के लिए ये ज़रूर करते हैं। जो बिल्कुल लोअर तबका है वहाँ वो इशू ही नहीं है, वहाँ एक छोड़ 10 भी होती रहें उन्हें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी जो एंगेजमेंट है रिश्तों के साथ वो उस तरह की नहीं होती, वो माल के साथ होती है, वो आमदनी के साथ होती है। जो बिल्कुल अपर क्लास है उनके इश्यूज़ ही कुछ और हैं, उन्हें भी ये सारी जो बाइंडिंग्स हैं, जो वैल्यू ओरिएंटेड होती हैं या जो खुशी के साथ जुड़ी होती हैं, उसको वो फोकस नहीं करते। उनके यहाँ प्रायोरिटी बिल्कुल तय होती है, आने वाले साल कहाँ माली फ़ायदा ज़्यादा है, कहाँ ख़ानदान का फ़ायदा ज़्यादा है, कहाँ फ्यूचर का फ़ायदा ज़्यादा है, कहाँ किस ख़ानदान में जाके बाहर के ट्रिप्स ज़्यादा होंगे, किस ख़ानदान में जाने के बाद बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, किस ख़ानदान में जाने के बाद ठेके ज़्यादा होंगे। सो वो जब ये रिश्ते कर रहे होते हैं तो अपने बच्चों को भी बताते हैं, बेटियों को भी बताते हैं, और वो दोनों बहुत समझदारी के साथ उस
रिश्ते में बंध जाते हैं और उसको निभाते भी हैं, और उसी को डिज़ाइन करके वो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को स्पेस भी दिए रखते हैं, तो उनकी ज़िंदगियाँ चलती रहती हैं। वहाँ इस तरह के मसाइल आम तौर पे नहीं होते जो मिडिल क्लास में होते हैं। एक तो क्लासेस का हमेशा मसला होता है, पर ये जो मिडिल क्लास है, इनके जो बड़े सुरखेल होते हैं, यानी वालिद और वालदा, आम तौर पे अगर 20-25 साल पीछे जाएं तो बड़ी मिज़रेबल ज़िंदगी इनकी होती है। रिश्तों के मामले में भी, मोहब्बत के मामले में भी, प्यार के मामले में भी, इख्तियार के मामले में भी बिल्कुल घुट घुट के जिए होते हैं। रोटी भी पूरी नहीं पड़ती, पर फिर अल्लाह उन पे करम करता है, जॉब अच्छी हो जाती है, पढ़ जाते हैं, जो शादी अच्छी जगह हो गई, बच्चे हो गए, अब ज़िंदगी में घर आ गया, गाड़ी आ गई, इख्तियार आ गया, नौकरी अच्छी लग गई। तो अब अगला मसला जहाँ उनको समझना चाहिए था कि जिस बात पे वो सुड़ते थे और कुड़ते थे, अब अपने बेटों को और बेटियों को उस अज़ाब में क्यों डालते हैं। अगर उनके साथ, मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे दोस्त बन जाइए, जिन्होंने बनना होता है वो कहने से नहीं बनते, वो पहले दिन से बन के चलते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दोस्त बन के आपको अपने बेटे और बेटी की राय सुननी भी पड़ती है, माननी भी पड़ती है, लिहाज भी करना पड़ता है। पर जो असल चीज़ है जिसको मेरा ख़्याल आज हम बात उस पर हमको करनी चाहिए, वो ये कि ज़िद मना के, अना मना के, अपने किसी रिश्तेदार को खुश करके अपनी ही प्यारी बेटी और लखते जिगर को कुर्बान कर देते हैं। वो रोती हुई जाती है और रोती हुई सोती है और रोती ही उठती है। उसकी ज़िंदगी में आप उसकी ज़िंदगी में कोई इंजेक्शन लगाकर, कोई टैबलेट देकर ज़िंदगी दोबारा उसको नहीं दे सकते, ना एनर्जी दे सकते हैं। वो एक एहसास का नाम है जो उसकी ज़िंदगी से रुखसत हो जाता है। ज़िंदगी के बेशतर आने वाले माहौल साल वो शिकवे से, गिले से पिच पिच कर रही होती है, पर कहती भी नहीं है कि मेरी माँ या मेरे बाप ने या मेरे बहन भाइयों ने मेरे साथ क्या किया। ख़ातिन हज़रात, ये जो बड़े भाई हैं, अगर माँ और बाप में से कोई एक आध फौत हो जाए और बड़ा कमाने वाला हो और घर का सरबराह हो, तो ये भी बहुत जुल्म करते हैं। कभी कभी नहीं भी करते, पर जब करते हैं तो सीधा एहसास पे वार करते हैं। अपने उस एहसान को जताते हैं कि चूँकि मैं पाल रहा हूँ, चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ, चूँकि मैं अखराजात बर्दाश्त कर रहा हूँ, चूँकि मैं इस घर का इस वक्त गार्डियन हूँ, तो मेरी बात मानी जाए, चाहे वो बात सेंसिबल हो, चाहे वो बात लॉजिकल हो या ना हो। इसी तौर पे समटाइम कुछ ऐसी बहनें भी हैं कि जिन्हें बोलना आता है, जिन्हें बात करना आता है, जिन्हें फ़ैसले करने आते हैं, जिन्हें फ़ैसले बदलाने आते हैं, जिन्हें अपने घर के बाकी लोगों के जज्बात से, उनके दिल से, उनके दिमाग से खेलना आता है। ये बड़ी सिफ्त होती है, बड़ा वस्फ़ होता है, लोग इसको आइडलाइज़ करते हैं। पर अगर आपके इस सारे वस्फ़ का निशाना अपनी ही बहन बन जाए, अपना ही भाई बन जाए, तो सोचिए आप तो उनके आइडियल नहीं रहोगे। तो इन सारे लोगों से जो कभी कभी अपने इख्तियार और अपने एहसान को जिताने, मनवाने और उसको ऊपर रखने की खातिर दूसरों की ज़िंदगियों से खेल जाते हैं और उन्हें ज़िंदा लाशें बना देते हैं। ये लाशें पढ़ाई के मामले में अलग तरह से बनती हैं, पर जब ब्याही जाती हैं तो जिस अज़ाब से वो गुज़रती हैं उसका अज़ाला किसी के पास नहीं होता। बिलाखिर इन्हें या तो मर के कब्र की मिट्टी नसीब होती है, या फिर इन्हें सिर्फ दुखों की चादर ओढ़नी होती है, और जिसमें से कोई सुराख भी नहीं होता कि जो उम्मीद की, खुशी की कोई रमक और रोशनी उन तक पहुँचे। ये बेबसी के साथ ज़िंदगी बसर करती हैं, और ये बेबसी उनके अपनों की वजह से होती है। मेरा रब आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।